नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक खबर आज ये आई है कि अमित शाह ने एक घोषणा की है कि गद्दारों को माफ़ी नहीं। इसके पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने कहा था कि गद्दारों को अपनी दुकान अब बंद करनी होगी। तो उनका निशाना कौन था? उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी। जी हाँ, 2019 का घाव अभी तक अमित शाह के दिमाग से उतरा नहीं है और वो जो जख्म है वो अभी तक भरा नहीं है, ऐसा लगता है। और वो उद्धव ठाकरे और पवार साहब को ख़त्म करके ही पूरी राजनीति तब दम लेंगे, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए पिछले हफ्ते, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अमित शाह जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से अपने हाथ में लिए हुए हैं, विधानसभा में जिस तरह से चारों खाने चित्त किए इनके, अब जो है उनको पूरी तरह से ख़त्म करके ही दम लेंगे, ऐसा लग रहा है। देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले ही जो जिस तरह से अफवाह उड़ी थी, उसको अफवाह नहीं कह सकते कि हकीकत भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसद 3 विधायक नॉट रीचेबल हैं। वो जो है एकनाथ शिंदे जी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। पवार साहब के जो सांसद चुन के आए हैं 8 सांसद, वो भी जो है वहाँ से खिसकने वाले हैं। तो ये सब बातें जो हो रही है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बड़ा जो है गेम चल रहा है, यानी कि गद्दारों को माफ़ी नहीं। ये बात अमित शाह ने सीधा सीधा कह दिया है। हालांकि देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने जो रास्ता अपनाया था 2019 में, उसके पहले शरद पवार जी ने अपना चुके थे, क्योंकि गद्दारी करके ही जो है वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने थे। कांग्रेस को उन्होंने पीछे छोड़ा था और जब तक वो कांग्रेस के साथ में थे तब तक पवार साहब जो है कांग्रेस किसी भी हालत में उनसे बड़ा नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में, ये पूरी भूमिका में लगे रहे। जहाँ जहाँ कांग्रेस के मजबूत नेता चुनाव में खड़े होते थे, वहाँ पर पवार साहब इंडिपेंडेंट उनके आदमी खड़ा कर देते थे ताकि उनकी सीटें कमज़ोर हो जाए, गिर जाए और इनकी सीटें ज़्यादा आए। और उन्होंने 2009 के चुनाव में करके भी दिखाया था। गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ चलाया 1999 से, फिर 2004, फिर 2009। तो देखा होगा आप लोग ने कि एनसीपी के सीट जो है कांग्रेस ही ज़्यादा हो गई थी, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं लिया और कांग्रेस को दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को खोखला करने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। यही चीज़ जो है उद्धव ठाकरे ने की 2019 में, जब देखा कि बीजेपी हमारे से बड़ी हो रही है। क्योंकि इसके पहले बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था, उसमें शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी जब बाला साहब ठाकरे जी थे। बाला साहब जी के जाने के बाद बीजेपी जो है मोदी लहर की वजह से जो है काफ़ी स्ट्रांग हुई, नो डाउट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा बीजेपी छोटी रहेगी। वो तो पूरे देश में बड़ी पार्टी बन के हुई। आज नंबर 1 की पार्टी बीजेपी पूरे देश में है। तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि स्टेट में वो छोटी भाई की भूमिका में हमेशा बनी रहेगी। जब उनको मौका आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद 2014 में लिया। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस काफ़ी सख्ती से जो है स्टेट को चलाया और काफ़ी उन्होंने बीजेपी का मान सम्मान बढ़ाया। और ये चीज़ जो है शिवसेना को नागवार गुजरी और उनको लगा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की कि अब तो हमारी नैया डूब रही है, बीजेपी जो है पूरी तरह से हमको परास्त कर देगी। तो उन्होंने जो भूमिका निभाई, शरद पवार की तरह राह पर चल पड़े और उन्होंने पार्टनर बनाया भी तो उन्हीं गद्दार शरद पवार को ही बनाया, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ किया था और अपनी मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उन्होंने क्या क्या नहीं किया था। तो वही चीज़ उद्धव ठाकरे ने किया और देखा कि जब 2 गद्दार एक साथ मिलते हैं, आप फिल्म भी देखते होंगे, तो जब गद्दार मिलते हैं तो कितनी उनकी मजबूती के साथ, कितने साखे के साथ जो है वो पूरे फिल्म में हावी रहते हैं। लेकिन गद्दारी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। वही हाल जो है महाराष्ट्र के स्टेट में हुआ। ज़्यादा दिन ये गद्दारी नहीं चली और 2.5 साल में जो है सरकार चारों खाने चित्त हो गई। अब कह रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी चुरा लिए, हमारा सब कुछ चुरा लिए। अरे चोरी हो तो रही थी आपके घर में, तो आपको जागना चाहिए था ना, बचाना चाहिए था आपको, चोर को पकड़ना चाहिए था। आपने तो चोरी होने दिया। जब मालूम पड़ा चोरी हो रहा तब भी आपने कहा कि जिसको जाने का है जाने दो, कचरा साफ हो जाएगी। यानी कि जो आपके निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो कचरा हो गए। तो ऐसे पार्टी नहीं चलती है। मोदी जी कहते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने पार्टियां बना के रखी है।
सिर्फ धन कमाने के लिए। ये बात सही है कहीं ना कहीं। ये पार्टियां बनाते हैं सिर्फ अपने दुकान मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचते कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से उनका धन कमाई हो रही है, उसको भी नहीं पूछते हैं। वक्त आने पर उनको कचरा बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी मायने रखती है राजनीति में। हम ठीक है, खैर हम बात कर रहे थे कि गद्दारों को माफ़ी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि 2019 के बाद किस तरह महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है। गद्दारों की सत्ता आई, फिर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसमें जिसने सरकार गिराई उसको महागद्दार कहा गया, पीठ में खंजर घोंपा, क्या क्या नहीं कहा गया। तो एक दूसरे को गद्दार कहते ही कहते आज महाराष्ट्र राजनीति में क्या हो गया कि बीजेपी नंबर 1 पे आ गई है। आज बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता चलाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है उस भूमिका में नहीं गए कि हमको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आज एनसीपी को साथ में रखा है, शिवसेना को साथ में रखा है और उनको बराबर का हिस्सा भी दिया है जिस काबिल वो लोग हैं। तो इसमें गद्दारी की बात कुछ नहीं हो सकती। खैर जो भी है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में ये तो तय है कि जो है अभी स्थानीय निकाय को जो चुनाव है, अगर उसमें बीएमसी अगर शिवसेना के हाथ से गई, यानी उबाठा के हाथ से गई, उद्धव ठाकरे के हाथ से गई, तो हम कह सकते हैं कि शिवसेना का जो है, जो पुरानी शिवसेना के अस्तित्व जो है खत्म हो चुकी है। अब नई शिवसेना जो है आगे आएगी, जो है एकनाथ शिंदे जी उसके सर्वा है। और रही बात एनसीपी की, तो एनसीपी भी अब नए रंग में आ गई है। अजीत दादा के पास एनसीपी की पूरी बागडोर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अजीत दादा जो है इस समय बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। कि दिखाया तो दोनों अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, लेकिन आज अजीत दादा को कहीं न कहीं लग रहा है कि मैं छोटे भाई की भूमिका में ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे आज बीजेपी की ज़रूरत है। अगर मैं बीजेपी के साथ में अगर कंट्रोवर्सी खड़ा करूँगा तो मेरी कुछ औकात नहीं है, क्योंकि फिर जहाँ से आया हूँ वहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है सबको पता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि शरद पवार जी की जो सांसद है और उद्धव जी की सांसद है, इसमें सेंध लग चुकी है। और अमित शाह जो है किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि इनके सांसद जो है इनके पास टिके रहें, इनके जो गिने चुने विधायक हैं इनके पास टिके रहें। इनकी जो है मतलब वो बोलते हैं नानी याद दिला देंगे। वो जो प्रण किया है अमित शाह ने वो जरूर करेंगे। महाराष्ट्र जब लोकसभा चुनाव थी, जब तो कुछ अमित शाह खुद चुनाव मैदान में थे, उस समय तो कुछ उन्होंने किया नहीं। और महाराष्ट्र में जो है काफ़ी नुकसान हुआ बीजेपी का, लेकिन उन्होंने जो उसके बाद जो है बागडोर संभाली बीजेपी की महाराष्ट्र के लिए। अमित शाह ने खुद अपने हाथ में जब चाबी ले लिए, तो उसका रिजल्ट क्या आया आप सबके सामने है। और अब स्थानीय निकाय चुनाव की जो चर्चा हो रही है उसका भी रिजल्ट जो है क्या होगा वो सबको पता है, लेकिन हम रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और सभी पार्टियां हो सकता है कि इंडिपेंडेंट खड़ा हो और सब कौन किस में कितना दम है वो दिखाएंगे ज़रूर। तब जो है पता चलेगा कि शिवसेना कितने पानी में है, एनसीपी कितनी पानी में है। दोनों पार्टियों कह रहा हूँ, शिवसेना के 2 हैं, एनसीपी के 2 है और बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग पार्टियाँ। तो फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी अंदर की खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, धन्यवाद। जय हिंद।